पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी और मीडिया चीख रहा है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि हमने फैटफ पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे। ये कोई नई बात तो है नहीं। भारत तो खुलेआम कह रहा है कि भाई पाकिस्तान से टेररिज्म हमारे यहाँ आती है, और भारत का यही कहना होता है कि हम तो फैटफ क्या पूरी दुनिया को कहेंगे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर सैंक्शंस लगे, पाकिस्तान की सरकार पे सैंक्शंस लगे। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन ये ढंढोरा पीटने की ज़रूरत क्या है, एक बात। इसके साथ साथ हमारी दूसरी बात आज के शो में होगी वही अफ़गानिस्तान का ऑन गोइंग क्राइसिस। लेकिन ये क्राइसिस अब नए रुख की तरफ जाता नज़र आ रहा है। अफ़गान सरकार और तालिबान की नेगोशिएशन अब बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि तालिबान काबुल पे या जो स्टेट मशीनरी के हब्स हैं उन पर रातों रात कब्ज़ा कर लेंगे। वो बहुत मुश्किल काम था, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी हुई थी, और तालिबान का एटीट्यूड भी यही है कि वो भी अफ़गान सरकार के बारे में कोई बहुत बुरी लैंग्वेज नहीं देते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में सफ़ीर हैं, उनकी बेटी का जो अगवा हुआ, जो टॉर्चर हुआ, उस पर तालिबान ने भी शदीद कंडेमनेशन की। इन बातों पर मैं राय लूँगा पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट और आप सब की जानी पहचानी कमेंटेटर आरजू काज़मी जी से। आरजू, वेलकम। आप हमें इस्लामाबाद से जुड़ी हुई हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम। जो बातें मैंने की वो पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड कैसे देखी जा रही हैं, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर तो हम खुल के बात करेंगे ही, लेकिन शुरुआत हम करते हैं कि मेरा ये कहना था कि भारत का ये कहना कि फैटफ की तलवार पाकिस्तान पे लटकी रहे, वो तो खुलेआम है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और इस्टेब्लिशमेंट जो स्कोरिंग कर रहे हैं कि नहीं ये भारत का चेहरा सामने आगा, भी भारत तो कहेगा, बल्कि पूरी दुनिया से कहेगा। आप इस सिचुएशन को कैसे लेती हैं? इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट है? सर बिल्कुल यही बात हो रही है, और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट है वो यही कह रहे हैं कि देखें जी, एफएटीएफ में तो हमें भारत ने फंसा रखा है, ग्रे लिस्ट में तो हम भारत की वजह से हैं। और मीडिया भी यही शोर मचा रहा है कि भारत का चेहरा जो है वो सामने आ गया है, और ये सबको मालूम हो गया है कि सब चीज के पीछे भारत है। लेकिन सर, सोचने वाली या करने वाली बात ये है कि भारत के करने से कुछ नहीं होता जब तक कि अपने इनके करतूत जो है वो ठीक नहीं होते। अगर इन्होंने कोई इस तरह के काम ना किए होते, इन्होंने इस तरह से लोगों को जो टेररिज्म करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और जो जो भी एलिगेशंस इनके ऊपर हैं, पाकिस्तान के ऊपर यानी जो एलिगेशंस हैं, अगर वो सब ना होती और उनके सबूत ना होते तो एफएटीएफ वाले हरगिज ग्रे लिस्ट में ना रखते। इससे किसी के बुरा सोचने से हो नहीं जाता, या जब तक कि खुद अपने आप में कोई गलती ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, आप जानते हैं, अपनी गलती हमने माननी नहीं है, और इसी वजह से हम कुछ ठीक भी नहीं कर पाते। और जो लोग बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए, इस चीज को ठीक होना चाहिए, इसके ऊपर सख्ती से इनको काम करने की जरूरत है, उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनना नहीं चाहते, और हर बार ये इस तरह से कह के निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, मान लिया भारत ने किया होगा, बिल्कुल उन्होंने कहा होगा कि जब तक ये सारी पॉइंट्स कंप्लीट नहीं करते इनको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। लेकिन वो ग्रे लिस्ट में डालने के लिए वो पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं उनको रोक नहीं सकता भारत। अगर हम उस पर काम करना चाहें, हम उसको कंप्लीट करना चाहें, तो वो हमें उसमें नहीं रोक सकते। वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि ठीक है जी, जब तक सब कंप्लीट नहीं हो जाते इनको ना हटाएं। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एक नया वो जो है शोर मचाना शुरू कर दिया, और इनका कहने का मतलब या लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे हाथ साफ हैं, और सिर्फ भारत ही हमें जो है वो ग्रे लिस्ट में रखे हुए है। लेकिन वो जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है, और ना ही ये उसको कोई खास इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं।
आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि जो असल मुद्दा है, जो असल मसला है, उन पॉइंट्स को फुलफ़िल करना है, जो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उस पे ये आते नहीं और भारत का शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि भारत ने तो कभी इनकार नहीं किया और ये बात भी तय है कि फैटफ में पाकिस्तान भारत के कश्मीर में जो कोई टेररिज्म हो रहा था और अभी भी अगर थोड़ा बहुत रहता है तो उसी बुनियादों पर तो ये फैटफ में है। इसमें कौन सी नई अचंभे की बात है, मगर इसको मीडिया में अब इस तरह उछाला जाना, इसका मतलब ये है कि ये अवाम को वो भारत दुश्मनी दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि भाई हम बिल्कुल बरीउज़्ज़िम्मा हैं। बहुत अच्छा आपने इसमें एनालिसिस किया आपने आरज़ू। लेकिन आरज़ू ये बताइए कि अवाम इसको कैसे लेते हैं? मीडिया तो वही गुन गाएगा जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। सर बिल्कुल, जो पब्लिक है, जो सर मीडिया है या जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारे में से ही तो निकल कर आते हैं, अलग किसी और कंट्री से तो आते नहीं। उनकी सोच वही है जो 74 ईयर से हम लोग चूरन बेच रहे हैं भारत दुश्मनी का, वो अभी भी उसी पे यकीन रखते हैं। मेजॉरिटी, मैं सबको नहीं कहूंगी लेकिन मेजॉरिटी यही समझती है और उनका यही ख्याल है कि बिल्कुल भारत की वजह से ही हम FATF में हैं, वरना तो कब के निकल गए होते। लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा, ना कोई, मैंने अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। हो सकता है कि कोई एक आध किसी ने बात की हो, मीडिया पे तो नहीं, लेकिन अलग से कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके ऊपर कितना काम हुआ है, उसके ऊपर क्या हुआ है। यहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आपको शदीद तौर पे नाकाम नजर आएगी कि एक सिर्फ भारत ही नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर दूसरी भी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरह की एलिगेशंस लगाई हैं, टेररिज्म की लगाई है, मनी लॉन्ड्रिंग की लगाई है और दूसरे जितने पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री के दिए हुए नहीं है। वो पूरा डाटा उन्होंने जमा किया है और उसके बाद ही एक प्रॉपर तरीके से किसी भी कंट्री का उसमें नाम आता है। अभी जो हमारे DG ISPR हैं, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में ना तो कोई टेररिस्ट है और ना ही यहाँ से कोई टेररिज्म हो रही है। जो कुछ हो रहा है वो सबका सब अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान का नाम FATF में नहीं है, पाकिस्तान का है। ये चीज जो है ये किसी को समझ में नहीं आ रही। वो तो अपना स्टेटमेंट देके निकल गए कि जी सब कुछ अफगानिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान में ना तो कोई टेररिस्ट मौजूद है और ना ही कोई चीज ऐसी हो रही है जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि हम प्रोमोट कर रहे हैं टेररिज्म को। तो किसी ने कहा कि फिर इसका मतलब है कि अगर अफगानिस्तान कर रहा है तो फिर वो लिस्ट में क्यों नहीं है, तो उसका जवाब किसी की तरफ से आया नहीं। बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया कि अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म करता है तो फैटफ में उनका नाम होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आपने लास्ट फ्राइडे को ऑब्ज़र्व किया कि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने इमरान ख़ान के सामने और बहुत बड़े समिट में खुल के कहा कि आपके यहाँ से 10,000 जिहादी, वो उन्होंने तालिबान भी नहीं कहा, उन्होंने कहा आपके यहाँ से 10,000 जिहादी आ रहे हैं। और उससे अगले रोज़ वाक़या होता है कि आपके शहर इस्लामाबाद से ही अफ़गान सफ़ीर की बेटी को अगवा करने की कोशिश की जाती है और वो उसी तरह का अगवा है जिस तरह जर्नलिस्टों को वहाँ से उठाया जाता था। और उसके बाद शेख रशीद एक दिन बाद पूरी दुनिया को बताते हैं कि वो तो बच्ची सैर सपाटे के लिए गई थी और वो बात को आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। और जो आप जैसे जर्नलिस्ट उनसे सवाल करते हैं कि जब जर्नलिस्टों के साथ इस तरह के बुरे वाक़यात हुए तो तब फुटेज क्यों सामने नहीं आई थी? अब शेख रशीद का ये कहना कि हमारे पास तो फुटेज थी कि सफ़ीर की बेटी कहाँ कहाँ गई, तो ये क्या सिचुएशन है वहाँ पे? बिल्कुल सर, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी जो सेफ्टी कैमराज होते हैं उसके जरिए हमें पता चला कि वो कहाँ कहाँ गई थी और कहाँ से उन्होंने ट्रैवलिंग अपनी शुरू की थी, तो इस वजह से वो उनको मिल भी गई। और उनका ख्याल है कि ये खुद ही कोई एम्बेसी की तरफ से ही कोई ड्रामा है जो क्रिएट किया गया है। लेकिन बात वही है कि ये इनके कैमराज उस वक्त कहाँ थे जब मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, ये कहाँ थे जब वो अफसार आलम के ऊपर गोली चली या असद तूर को जब जिस तरह से मारा पीटा गया और कई इस तरह के वाकयात जर्नलिस्ट के साथ हुए हैं, तो उस वक्त इनके कैमराज इस्लामाबाद का ही मैं बता रही हूँ, ये सब नाम इस्लामाबाद के हैं, उस वक्त इनके कैमराज काम नहीं कर रहे थे, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया, इनको कुछ पता नहीं लगा। आज तक ये एक सिंगल आदमी को अरेस्ट नहीं कर पाए हैं जिसको ये कहे कि जी इन्होंने ये सब कुछ किया था।
लेकिन अब जब ये बात हुई है कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी की, तो अचानक से इनके कैमरास भी एक्टिव हो गए और वो इतनी जल्दी मिल भी गई, इतनी कुछ ही घंटों में। सर नॉर्मली मिलते नहीं है लोग, लेकिन इनको मिल गई। और अब ये कह रहे हैं कि जी वो तो खुद ही गई थी और ये था वो था। लेकिन अब हुआ ये है कि यहाँ से एम्बेसडर जो है उनकी फैमिली को और उनको वापस बुला लिया गया है, बल्कि उनका कुछ स्टाफ भी सुना है कि वापस चला गया है, और वहां से पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे अफगानिस्तान में उनको वापस बुला लिया गया है। ये जो कहानियां सुनाते हैं सर, इस पे इनके अपने लोग, इनके अपने मिनिस्ट्री के लोग हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो तो यकीन कर लेंगे, या ना भी करें तो हाँ में हाँ मिला देंगे। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि सब लोगों को तो नहीं बेवकूफ बनाया जा सकता, तो इसलिए बहुत लोगों को बात समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है। फॉरेन पॉलिसी इनकी बुरी तरह से नाकाम है। अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है, चाइना पाकिस्तान से नाराज है। आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ चाइना में, उसके बाद इंडिया से इनके वैसे टर्म्स खराब है। रह गया था एक अफगानिस्तान, जिसको ये कहते थे जी हमारा इस्लामिक कंट्री की वजह से अपना भाई बताते थे, अब वो भी खड़ा हो गया इनके खिलाफ। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी कहीं स्टैंड होती हुई नजर नहीं आ रही, और दावे ये कर रहे हैं कि जी बहुत जबरदस्त सब कुछ चल रहा है और सब खैरियत है, और घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा घबरा लेना चाहिए। आपने ठीक कहा कि इनका जो मंत्रा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब घबराने का वक्त आ गया है। और अफ़गानिस्तान जिसको बहुत सालों से ये अपना बैकयार्ड समझते थे, कहीं ऐसा ना हो कि इनके कुछ इलाके अफ़गानिस्तान के बैकयार्ड न बन जाएं। उसकी वजह हमें यहाँ बैठे हुए कनाडा में ये नज़र आती है कि सिर्फ़ अफ़गान हुकूमत ही इनके ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि तालिबान भी कोई इनके हक़ में नहीं है। और आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अब तो खुल्लम खुल्ला तालिबान और अफ़गान हुकूमत के मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। ये डेवलपमेंट इस्लामाबाद में कैसे देखी जा रही है? सर बिल्कुल, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं, अफगानिस्तानियों के बारे में जो पाकिस्तान में बात हो रही है या तालिबान के बारे में बात हो रही है, तो ये वही तालिबान है ना जिनके साथ ये 20 साल लड़ते रहे हैं, जिनके साथ इन्होंने कहा था अमेरिका के साथ मिलके, जिनको इन्होंने मारा था और जिन्होंने पाकिस्तान में 70,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। अब इनका ये कहना है कि जी वो बदल गए हैं, वो बड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं और अब वो पहले वाले तालिबान नहीं रहे। तो ये चीज को यहाँ पे लोग, मेजोरिटी तो नहीं लेकिन कुछ लोग काफी हद तक ऐसे हैं जो पसंद नहीं कर रहे। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं तालिबान की, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, अभी एक आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, एक उन्होंने अपना कोई लेटर या कहना चाहिए एक और बयान जो जारी किया था तालिबान ने कि 15 साल से लेकर उससे बड़ी जितनी भी बच्चियां हैं वो उनको दे दी जाएं, उस चीज को भी लोग बहुत गलत समझ रहे हैं। अभी एक गर्ल्स स्कूल भी उन्होंने उड़ाया। इसका मतलब है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और यहाँ पे मलाला यूसुफजई की पिक्चर जो लगा दी थी पंजाब बोर्ड ने, उसको भी उन्होंने हटाने का कहा था, तो वो बुक्स ही उठा ली गई। तो इससे लग तो यही रहा है कि तालिबान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, वो वैसे ही जंगली, उतने ही जाहिल, उसी तरह के हैं जैसे वो पहले हुआ करते थे। और फिर ये कि ये 20 साल उनसे लड़ते रहे, 1-2 साल की बात नहीं है। इन्होंने अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी थी जो किसी और कंट्री ने कभी नहीं दी। किसी भी आप दूसरी कंट्री का मुझे नाम बता दें जिसने अमेरिका को कहा हो कि जी यहाँ से आप बेसिस बनाएं और दूसरे पे हमला करें, और उसके बाद जाके अभी अचानक से उनके सगे बन गए तालिबान के। यहाँ पर केपीके में और जो बलूचिस्तान है वहां पर उनके फ्लैग्स भी नजर आए हैं, उनके लोग भी नजर आए हैं, और वो अपने कुछ रैली वगैरह निकालते हुए भी दिखे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, एक जमाने में इमरान खान साहब को तो तालिबान खान भी कहा जाता था। लेकिन अब देखना यह है कि इस चीज को लेकर आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो बहुत सख्त नाराज है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। और अगर ये इन्होंने फौरन ही कोई होश के नाखून ना लिए और कुछ अपने आप को बैलेंस ना किया तो कुछ भी देखना पड़ सकता है। देखिए, आपने जो तालिबान की बात की उस पर मैं अपनी राय भी ज़रूर दूंगा कि वो बहुत सारे शेड्स हैं तालिबान के, और जो पुराने तालिबान थे जो पाकिस्तान से बने हुए तालिबान थे वो तो खैर खुद पाकिस्तान ने बनाए, और फिर उसके बाद अमेरिका के पैसों की वजह से उन्हीं तालिबान को इन्होंने क्रश करने की कोशिश की। मगर उनमें से जो इनके अपने मर्ज़ी के तालिबान होते थे
उनको ये प्रोटेक्ट भी करते थे। और वो गुड और बैड तालिबान की इस्तिलाह जो आज हम सुन रहे हैं वो हमने 22, 23, 25 साल पहले भी सुनी थी। तब भी उनका यही कहना होता था कि हम बैड तालिबान को मार रहे हैं, गुड को बचा रहे हैं। तो ये इनका वो चलता रहता है। अब जो इनकी नज़र में गुड तालिबान नहीं है, जो बैड तालिबान इनकी नज़र में है, वो तो शायद अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ बैठेंगे, चूँकि उनको तो पावर शेयरिंग करनी है, पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। वो तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं जो असल वाले तालिबान है, जो आज के असल वाले तालिबान है, जो पुराने वाले तालिबान है वो तो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होते थे ना, वो तो बच्चियों को नहीं पढ़ने देते थे, उड़ा देते थे, जैसे वही शायद लोग ये कर रहे होंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट के साथ वहाँ बैठ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने इंडिया का भी कहा, कश्मीर का भी कहा, यूएसए का भी कहा, उन्होंने चाइना का भी कहा, उन्होंने कहा किसी के ख़िलाफ़ ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। जो इनकी नज़र में बैड तालिबान है, लेकिन जो अफ़गान गवर्नमेंट के साथ बैठ रहे हैं, जो दुनिया की नज़र में रिलेटिवली गुड तालिबान है। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, जो डिफरेंट शेड्स हैं तालिबान के, इसको क्या पाकिस्तान के मीडिया के सर्कल्स और पाकिस्तान के हुकूमती सर्कल्स या इंटेलेक्चुअल समझ पा रहे हैं इस फ़र्क को? सर मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ खास इसको समझ पा रहे हैं या ये कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे ये आम पब्लिक को कुछ समझा सकें कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन इनका यही कहना है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी यही कहा कि जी ये वो तालिबान नहीं है जो पहले थे, ये कोई नए तालिबान आए हैं और ये बड़े उनके ख्याल से बहुत समझदार हैं और इनका सिर्फ लिबास सादा सा है, वरना ये बहुत समझदार लोग हैं। और इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काफी उनके ख्याल से पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर आए हैं। लेकिन सर बात सारी ये है कि पढ़ने लिखने के बाद पाकिस्तान में जो मैं देखती हूँ लोगों को, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं और कई दूसरे लोग हैं जो बाहर से पढ़कर आए हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, और वो बताते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं, लेकिन उनका माइंडसेट वही है। उनके जिसे कहते हैं ना कि वो पढ़े लिखे और अनपढ़ और जाहिल का एक फर्क होता है। अनपढ़ उसको कहते हैं जो लिख पढ़ नहीं सकता, और जाहिल वो होता है जो पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके भी जाहिल वाली बातें करता है। तो यहाँ पे ये फर्क जो है वो लोगों को समझने की जरूरत है। और हमारे यहाँ जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनके पास बहुत से ऐसे हैं लोग जिनके पास किसी के पास कनाडा से कोई पढ़कर आया है, कोई अमेरिका से पढ़ के आया है, कोई इंग्लैंड से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिल बैठे हुए हैं। जाहिलों का टोला है जिसको समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। और जहां तक ये तालिबान की बात है, इनका माइंडसेट वही रहेगा जैसे मैंने कहा यहाँ के लोगों का है कि वो जितना मर्जी आप कहें कि अब वो सिविलाइज्ड हो गए हैं और वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो नेचर होती है किसी भी कंट्री की, किसी ग्रुप की या किसी भी तंजीम की जो होती है, चाहे वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, आप देखें कहीं ना कहीं जाके वो आखिर में वही निकलते हैं। वो हम लोग छोटे थे तो स्टोरी बुक पढ़ा करते थे ना, तो उसमें वो जो चुड़ैल होती थी, विच होती थी, वो कुछ देर के लिए प्रिंसेस बन जाती थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा अपने उसी रूप में आ जाती थी। तो ये लोग अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक्टिंग कर भी लेंगे कि हम बड़े अच्छे हो गए हैं, हम ऐसे नहीं है, लेकिन अगर इनके हाथ में गवर्नमेंट आई तालिबान की, तो मुझे लगता है कि ये फिर दोबारा से वही कुछ करेंगे जो ये पहले करते रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग, अगर आप पाकिस्तान में कभी विजिट करें और या किसी से वैसे ही बात करें तो आपको पता लगेगा कि 70% लोगों का माइंडसेट तालिबान वाला ही है। उनका उसी तरह से उठना बैठना सोचना हर चीज जो है वो लोगों की उसी तरह। सिर्फ 30% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से प्रोग्रेसिव हैं, थोड़ा सा खुल के बात करते हैं, बोलते हैं, बाकी तो सब इसी तरह से इसकी गर्दन उड़ा दो, उसकी गर्दन उड़ा दो पूरे टाइम। हमारे हीरो भी तो आप देखें ना, जो हमने हमारे नेशनल हीरोज हैं वो भी हमने सब वही रखे हुए, जो तलवारें लेके घूमा करते थे। और मैं बल्कि 1-2 दिन पहले एक नेशनल हीरोज पे वीडियो बनाना चाह रही थी, तो मैं जो मुगल्स निकाल रही थी उनके ऊपर लिखा हुआ था बुत शिकन, यानी उसकी तारीफ ये थी कि उसने बुत तोड़ दिए। तो वो ये वाला माइंडसेट हमारे यहाँ अभी भी है और बहुत हद तक है, और इसीलिए इमरान खान साहब को भी शायद तालिबान खान कहा जाता था। लेकिन अब जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, उन्हीं तालिबान को जिन्होंने यहाँ पे मारकाट मचाई थी, पाकिस्तानियों को ही मारा था ना, किसी और कंट्री के लोगों को तो नहीं मारा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अपने आप को जो है और ज्यादा मुश्किल में डालते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये तो कहीं शायद दाएं बाएं कहीं निकल जाएंगे
और जो आम पब्लिक है वो भुगतती रह जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना ही कोई इस सिचुएशन को हैंडल करने को तैयार है। आपने बहुत अच्छे अंदाज में ये बात कही कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो प्रिवेलिंग माइंडसेट है वो बहुत हद तक तालिबान की माइंडसेट है, उनकी आइडियोलॉजी का माइंडसेट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीएचडी की डिग्री है या एमए की डिग्री है या कितने पढ़े लिखे हैं, मगर रवैया वही है बदकिस्मती से। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स देख लें, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर को देख लें, सबका माइंडसेट वही है। अभी आपने आरजू गौर किया होगा कि लास्ट फ्राइडे को ही जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उज़्बेकिस्तान में थे तो वो ज़हीरुद्दीन बाबर पर फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं उज़्बेक हिस्ट्री उज़्बेकों से ज़्यादा जानता हूँ, पूरी दुनिया के बारे में ये शख्स ज़्यादा ही जानता है, अपने बारे में कुछ नहीं जानता। तो इस मज़ाहिया स्टेटमेंट को या मज़ाहिया करैक्टर हिमसेल्फ को आप कैसे देखते हैं कि आफ्टर ऑल एक फ़िल्म बना लेने से क्या ये को दुनिया का नक्शा बदल देंगे? सर अनफॉर्चुनेटली ये लोग जिन लोगों की बात करते हैं, जो हिस्ट्री के कैरेक्टर्स होते हैं, ये उनको पढ़ते भी नहीं है। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, गूगल पे जाएं और जिसका मर्जी, इत्तेफाक से मुझे कुछ आदत है हिस्ट्री कैरेक्टर्स को पढ़ने की, हिटलर हो चाहे कोई हो, चाहे शोका द ग्रेट, तो मैं वो निकाल के पढ़ लेती हूँ। अगर ये थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लिया करें तो बात करने से पहले इनको ये तो पता हो कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में कि जी उसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, तो उसने जो अपनी बायोग्राफी लिखी थी या लिखवाई थी उसमें ये कहा गया था कि वो किसी लड़के के ऊपर आशिक था। तो कोई कह रहा था कि फिर ये भी बता देंगे उस लड़के का रोल कौन करेगा। मतलब ये कुछ देखे बगैर, चेक किए बगैर, वैसे हम लोग तो चले अकेले काम करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इस तरह के लोगों की तो टीम होती है पूरी। इनफैक्ट टीवी चैनल्स के जो एंकर्स होते हैं उनके पास बहुत टीम होती है। तो ये कोई रिसर्च नहीं करते, ये कुछ चेक किए बगैर बात कर देते हैं। और इनका तो वही हाल है जैसे इन्होंने पहले जापान और जर्मनी के बॉर्डर्स मिला दिए थे। तो कुछ भी कह के आगे बढ़ जाते हैं, लोग हंसते हैं। कभी आपने देखा इससे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर्स जा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, किसी को भी नहीं सपोर्ट कर रही, लेकिन फिर भी कभी आपने देखा कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात की हो बहुत बार जिसके ऊपर उनको लोग हंसे हो उनकी बात सुनकर? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ ही हुआ है। कभी वो कह देते हैं 12 मौसम है, कभी वो कह देते हैं कि जी बॉर्डर मिला देते हैं जर्मनी जापान के, और इसी तरह की ना जाने कितनी बातें उनकी डेली जो है वो आती रहती हैं, बल्कि लोग हंस हंस के सुनाते हैं और अब ट्विटर पे और हर जगह लिखा होता है, मगर अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब एक हेड ऑफ द स्टेट को तो कम से कम अपना थोड़ा सा देख कर और रिसर्च के बाद बात करनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हों वो भी इस तरह की बातें कर देते हैं। और अभी इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने तो कह दिया कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी का जो मामला था वो तो कोई ऐसा संगीन नहीं है, जबकि चाइना वाले अब इनके पीछे आ रहे हैं। वो अपना 15 जो अफराद पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन भेज रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भाई एक बस कैसे एसी के वो पाइप फटने से 13 लोगों को हलाक करने का बाइस बनी। पॉसिबल नहीं है। तो वो भी अब ट्रस्ट नहीं करते। तो चाइनीज़ भी इतने अपसेट हैं। उन्होंने जो 60 बिलियन का एक तरह से प्लेज किया हुआ था, अब तक मेरा ख्याल है हार्डली कोई 18-20 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हुआ होगा। उनमें से भी 5-6 तो पावर प्रोजेक्ट्स पे है, पावर प्लांट्स पे लगे हुए हैं, बाकी का कुछ पता नहीं। कुछ की सड़कें बनी हैं। चाइनीज़ खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाइना के हवाले से इस्लामाबाद में आप बैठी हुई कैसे देखती हैं चाइना के जो हैं कंसर्न्स और जनता के कंसर्न, पाकिस्तानी अवाम के कंसर्न? सर बिल्कुल, चाइना को पहले तो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने कहा कि जी वो जो बस थी उसका कोई पाइप लीक हो गया और ये सब बातें की इन्होंने, लेकिन बाद में इनको मानना पड़ा। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर जो है अटैक हुआ है और बाकायदा जो है उन्होंने मान ली ये बात। जब इन्होंने ये बात मान ली तो जाहिर है उससे पहले ही चाइना को तो पहले ही शक था, बल्कि यकीन था, और उसके बाद चाइना इनसे काफ़ी नाराज़ है और
इसी वजह से कई प्रोजेक्ट्स जिसमें सी पैक भी है बंद कर दिए गए, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ ये रीजन नहीं है कि एक बस के ऊपर अटैक हुआ और इस तरह के, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में इस बात का इम्कान हर किसी को रहता है कि कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। इस चीज के लिए वो लोग मेंटली तैयार होते हैं कि हो सकता है कोई इस तरह की बात हो जाए। लेकिन चाइना की जहां तक बात है तो वो तो यही सुनने में आया है कि क्योंकि चाइना हमारा कहा जाता है कि जी पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन मेरे ख्याल से दोस्त कोई कंट्री किसी की नहीं होती, ये सिर्फ बिजनेस हो रहा होता है। और बिजनेस में चाइना के साथ ये हुआ है कि उसको रिटर्न नहीं मिल रहा। जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसमें बेताशा करप्शन है, उसमें आसिम सलीम बाजवा का तो नाम आपको पता ही है कि सब जगह पर है, और पापा जॉन्स पिज्जा ये वो। तो उस वक्त से जब ये स्कैंडल निकला था पापा जॉन्स पिज्जा वाला, उस टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि चाइना नाराज है और चाइना कह रहा है कि इनको हटाओ सी पैक पे से। और इन्होंने नहीं, इनकी अपनी मजबूरियां होंगी, उन्होंने अभी तक उसको चेयरमैन लगा के रखा है। तो अब ऐसा ऐसा करके चाइना ने ये भी कहा कि उनको रिटर्न नहीं आ रहा, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जब रिटर्न नहीं आएगा तो उससे बेहतर है कि वो कहीं और इन्वेस्ट करें। दूसरा ये भी सुना गया है कि चाइना की अफगानिस्तान के साथ ज्यादा बेहतर टर्म्स चल रहे हैं, उनका ख्याल है कि शायद अफगानिस्तान के साथ काम करना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक नहीं कई प्रोजेक्ट्स अपने बंद कर दिए हैं और जो पाकिस्तानी स्टाफ था उसको निकाल दिया है। जो उनकी अभी तक की ड्यूज बनती थी वो पेमेंट उनको कहा है कि कर दी जाएगी, लेकिन आगे उसके बाकी ये लोग अपना पहुंच रहे हैं बार बार बात करने के लिए। जो यहाँ के मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर और सब लोग चाइना को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं जी चाइना नाराज नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा जिसकी वजह से ऐसा लगे कि सब खैरियत है। कई प्रोजेक्ट्स इनके सी पैक तो पहले ही बंद हुआ है, उसके बाद इनका दासू जो प्रोजेक्ट था वो भी दासू डैम वो भी उन्होंने बंद कर दिया और कई दूसरी भी उन्होंने जो है वो रोक दी है अपनी इन्वेस्टमेंट। और अब इनको या तो हिसाब देना पड़ेगा कि जो पैसे इन्होंने लिए या जो काम हुआ उसके पेमेंट कहाँ गई, और या फिर ये कि ये चीज़ और आगे बिगड़ती हुई ही नजर आ रही है। अब यानी कोई बचा नहीं, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, सब जगह पे जो है इनका ऐसा पोजीशन हो गई है कि अब कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग नाराज हैं। देखिए आपने बात की कि अफगानिस्तान भी इनसे शदीद नाराज़ है, भारत के साथ तो राइवलरी है और वो बढ़ती चली जा रही है, और इनका जो हीटेड आर्गूमेंट होता है टूवर्ड्स भारत वो भी बड़ा ही शदीद होता है, जिससे कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं होते। और चाइना भी खुश नहीं है, ईरान के साथ भी कोई डायलॉग किसी वसी पैमाने पर नहीं हो रहा। मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है आरजू, जो सियासी सूरत हाल है या जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस सियासी हुकूमत का जो ताल्लुक है, उसके हवाले से क्या खबरें वहाँ गर्दिश करती रहती हैं इस्लामाबाद में? सर अभी तक तो यही लग रहा है कि बस इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जैसी तैसी चल रही है, महंगाई हद से ज्यादा हो गई है, लोग खुश नहीं है, लेकिन इनको ही जो है टाइम पूरा करने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड कर दूं जो आपके पिछले सवाल में थी, कि आज ये भी सुनने में आया है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो ये भी बता रहे थे कि जी जो अफगान एम्बेसडर की बेटी किडनैप हुई थी उसमें भी इंडिया का हाथ बता रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया ने करवाया था। अब कैसे करवाया था वो सारी डिटेल तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बड़ी जल्दी बता दूंगा कि इसमें भी इंडिया का हाथ है। लेकिन साथ के साथ ये है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो हर दूसरे दिन जो है वो कभी पेट्रोल प्राइस बढ़ी होती है, कभी बिजली की प्राइस बढ़ी होती है, तो इस वजह से लोग तो बहुत तंग हैं। यहाँ पे लोग जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना गुजारा कैसे करें। और साथ के साथ अजीब अजीब स्टेटमेंट आती है। इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि जी हम तो बड़ी जल्दी इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम अपने से छोटी दूसरी कंट्रीज को लोन देना शुरू कर देंगे। लोग कह रहे पहले अपने लोगों को तो संभाल लें, आप दूसरों को कहाँ लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे सर इतनी नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएगी तो आम पब्लिक को क्या समझ में आएगा, उसको क्या लगेगा कि क्या करना चाहिए। और यही इनकी हालत है। पहले तो ये अभी तक ये लोगों से वैक्सीन के लिए डोनेशन मांगते फिर रहे हैं कि जी कहीं से फ्री की वैक्सीन मिल जाए तो ये लोगों को लगा दें। और साथ के साथ इन्होंने कहा था कि लोगों के आईडी कार्ड हम कैंसिल कर देंगे अगर उन्होंने वैक्सीन ना लगाई।
अब असद उमर साहब के पास वैक्सीन नहीं है तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर किसी ने एक भी लगा लिए तो वो सही है। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे केसेस बढ़ना शुरू हो गए काफी तेजी के साथ, और गवर्नमेंट से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ना वो इकोनॉमी को ठीक कर पा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इनको चाहिए था कि ये सारी की सारी तवज्जो अपनी इकोनॉमी के ऊपर देते और उसको किसी जगह पे लेके जाते, ताकि इनकी कोई इज्जत होती दुनिया के अंदर। दुनिया में उसी की इज्जत होती है सर जिसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंट्री हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं किया। इनके बहुत सारे मिनिस्टर, चाहे वो जुल्फी बुखारी हो इनके चाहने वालों में, चाहे वो क्या शौकत तरीन कह रही हूँ, वो जहांगीर तरीन हो, या इस तरह के कई लोग, सब लोग करप्शन केसेस, और मजे की बात सबको क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं उनके पीछे ये पड़े हुए हैं, उनको बार बार कहा जा रहा है वो आ नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन लग ये रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग लेकर आए हैं एस्टेब्लिशमेंट से इनको, वो चाह रहे हैं कि जितने भी उल्टे सीधे काम है वो इनसे मैक्सिमम करवा लें ताकि ये नेक्स्ट टाइम ना आ सकें। तो इनका या तो बिल्कुल ही खाता बंद हो जाएगा, और जब ये इतने ज्यादा उल्टे सीधे काम करेंगे कि बिल्कुल ही पट्टा बिठा देंगे मुल्क का, तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम इनको कोई वोट देगा। नहीं, जिन्होंने वोट दिए हैं वो भी आज इन्हें बुरा भला कह रहे हैं। तो ये या तो लग रहा है कि इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो जाएगी, इनकी इस जो अभी ये प्राइम मिनिस्टरशिप चल रही है उसके बाद ये दोबारा नजर नहीं आएंगे। आखिर में ये बताइए कि आपने कहा कि जो इनको लाए हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट, वो इनसे मज़ीद उल्टे सीधे काम करवाएंगे ताकि उनका भी एजेंडा पूरा हो जाए और ये भी फर्दर अनपॉपुलर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अखराजात जो हैं इस तरह की इकनॉमिक सिचुएशन में तो ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकते। चीन से भी पैसे नहीं मिल रहे, अरबों से भी पैसे नहीं मिल रहे, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी पैसे नहीं मिल रहे, तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ले डूबेंगे। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है? कोई ऐसे र्यूमर्स या ख़बरें आप सुनती हैं इस्लामाबाद में? नहीं सर, अभी तक तो सिर्फ यही बात हो रही है कि इन्हीं को चलाना है, इनके जितना टाइम है 5 साल वाला वो इनका कंप्लीट करना है, और जितने उल्टे सीधे काम है इन्हीं से करवा लेने हैं, ताकि लास्ट में ये हो कि पब्लिक जो है वो बाहर आ जाए और वो हाथ जोड़ के कहे कि जी आप लोग, फौजियों को ही कहे कि जी आप लोग आ जाइए। और क्योंकि जब भी आपने देखा है कि फौजी हुकूमत आती है तो ये सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं, डॉलर का प्राइस भी ठीक हो जाता है, महंगाई भी खत्म हो जाती है, सिक्योरिटी भी सही हो जाती है। तो ये उस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं कि जहां पर लोग कहें कि नहीं जी पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ और सिर्फ माशाल्लाह ही चल सकता है, और फौजी हुकूमत ही है जो लोगों को जीने का हक देगी, वही है जो लोगों के लिए महंगाई और सब कुछ कंट्रोल कर पाएगी। तो शायद ये चाह रहे हैं कि पब्लिक बाहर आए और पब्लिक कहे कि नहीं हमें वही गवर्नमेंट ही चाहिए, यानी जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वही चाहिए, और ये लोग नहीं चलेंगे। ये बात जो है जब इतना तंग कर देंगे पब्लिक को तो फिर वो खुद ही कहेगी, जो अभी तक कहती है कि नहीं जी नहीं हमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, वो फिर खुद ही मना करेगी। लग ये रहा है कि ये उस लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक और बात ज़रूर पिक करना चाहूँगा। आपने कहा कि फ़ौजी हुकूमत अपने आने का जवाज़ शायद ढूंढेगी, मगर मार्शल लॉ लगाना बड़ा मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, ये ख़ुद इमरान ख़ान की रजीम भी तो फ़ौजी हुकूमत ही है। आप इसको कैसे देखती हैं? सर वो तो है, लेकिन वो तो अक्सर गवर्नमेंट्स जो पाकिस्तान की आती है, मैं तो अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरे पेरेंट्स कहते थे वोट देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसने आना है उसने आना है, हमारे वोट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब हुआ ये है कि काफी दिन से जो है वो फौजी हुकूमतें जो है मुशर्रफ साहब के बाद से खुल के सामने से नहीं खेल रही, वो पीछे रहकर ही काम कर रही है। लेकिन उनका मेरा ख्याल है इतना उनको एहसास नहीं था कि इतना बड़ा फेलियर आएगा इमरान खान की शक्ल में जो आया है। वो सोच रहे होंगे ठीक है, थोड़ा सा 5 साल तो वैसे भी केपीके में गुजारे ही थे तो उनको एक्सपीरियंस हो गया होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि ये तो हर चीज उल्टी कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर तो यह हाल है कि अब लोगों को, यानी जैसे कहते हैं ना खाने पीने के लाले पड़े में, वो मुश्किल पड़ी हुई है यहाँ पे
कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, और कोविड के बाद तो और भी ज्यादा ये चीज जो है वो क्रिटिकल हो गई है। अभी तो आपने रिसेंटली शायद देखा ही होगा कि वो हमारे हॉकी के जो स्टार हैं समीउल्लाह साहब, उनकी हॉकी और गेंद तक उठा के ले गए। तो ये तो लोगों की हालत हुई हुई है कि बड़ी बड़ी चीजें या गाड़ियां छोड़ें, वो तो छोटी चीज भी जो है वो चोरी करने से नहीं हट रहे। और इमरान खान साहब से कुछ भी हैंडल, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हैंडल नहीं हो सक रहा। एक तरफ जो घर के अंदर जिसे कहते हैं खाने को कुछ नहीं है लोगों के पास, और जो पड़ोसी हैं वो सबके सब दुश्मन बन गए हैं। तो इनकी पोजीशन तो बहुत खराब हो गई है। और ऑफ कोर्स जो एस्टैब्लिशमेंट इनको लेकर आई है वो अब सर पकड़ के बैठी होगी, क्योंकि ये उनकी उम्मीदों के ऊपर भी पूरे नहीं उतरे। बहुत शुक्रिया आरजू, आपने बहुत भरपूर अंदाज के साथ जो रीजनल इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ जो हैं उन पे तबसरा किया, और आपकी शिरकत हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही, क्योंकि आपकी शिरकत से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद है वो मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। व्यूज़, बातचीत सुन रहे थे आप आरजू काज़मी साहिबा की। उन्होंने खुलकर अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात मसाइल का शिकार हैं और किस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मसाइल ज़्यादा है। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और आरजू काज़मी जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.